हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी एक यूपी पीओ सीआरपीएफ ट्रेडमैन को आधार मानते हुए उनके एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो हम आपका समय न बर्बाद करते हुए चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी दिया है तमिल लिपि, ऑप्शन सी दिया है खरोष्टी और ऑप्शन डी दिया है भाव चित्रात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में अगर से बात करें तो कौन सी लिपि थी आपकी, ये थी आपकी भाव चित्रात्मक। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगर से लिपि किस प्रकार लिखी है तो ये राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, दाएं से बाएं के तरफ लिखी जाती है। अगर से देवनागरी की बात करें तो सब बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं, ठीक है। अगर से और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी बात होगी कि इसकी लिपि कौन है, भाव चित्रात्मक। अगर से भाव चित्रात्मक मतलब उसमें जो चित्र थे उसी के हिसाब से उसके भाव निकाले जाते थे, मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है। और इसमें पूछे अगर कितने चित्र पाए गए थे तो इसमें चित्र पाए गए थे आपके टोटल 64 चित्र पाए गए थे, ठीक है। अगर से हम सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपकी 12,900 वर्ग किमी, 12,900 वर्ग किमी, 12,900 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल था। क्या था इसका क्षेत्रफल था। और इसकी समाज की बात करें तो इसका समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, हुआ था आपका 1600 ईस्वी में। तो देख लीजिए 1600 ईस्वी में कौन बादशाह कौन बादशाह था जो मुगल बादशाह था भारत में। तो हुमायूं का कार्यकाल की बात करते थे आपका, हुमायूं की बारे में बात करते थे आपका 1530 से 1556 तक, लेकिन 1556 तक यही राजनीति के बीच में ये हट गया था। 1556 तक बीच में कौन आ गया, शेरशाह सूरी वंश का राज चला था। कब से कब तक था, 40 से 55 तक, 40 से 55 तक हुमायूं यहाँ पर नहीं था, ठीक है। और अगर से अकबर की बात करें, अकबर कब से कब तक थे, ये थे आपके 1556 से 1605 तक, कौन थे, अकबर। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर थे आपके 1605 से 1627 तक, 1605 से 1627 तक कौन थे, जहांगीर। और अगर से शाहजहां की बात करें, किसकी, शाहजहां की, ये थे आपके 1627 से 1658 तक, 1658 तक। इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आए थे आपके औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 तक थे, ठीक है। तो पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, यानी 1600 ईस्वी में गठन हुआ था। उस समय भारत का मुगल बादशाह पूछा तो उसमें मतलब 1600 में कौन थे 1600 में अकबर थे आपके। कब, 1556 से 1605 के बीच में, यानी मतलब इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, मतलब कौन सी भाषा। अगर से पूछे कितनी भाषा उल्लेखित है तो कितनी भाषा हैं वर्तमान में, तो 22 भाषा हैं। और पहले कितनी थी, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। तो हमें कौन सी नहीं है, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर से हम पहले जो मतलब मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी उनकी अगर से बात करें तो कौन कौन सी भाषा थी, तो चलिए हम भाषाएँ 14 भाषाओं को पहले देख लेते हैं। ये थी आपकी, पहले शुरू करते हैं, एक कश्मीरी थी, कश्मीरी, फिर पंजाबी, कौन सी, पंजाबी, कश्मीरी के बाद पहले थी आपकी कश्मीरी, फिर थी आपकी पंजाबी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी,
आसामी, उड़िया, फिर गुजराती थी, एक थी अब क्या, गुजराती, मराठी, फिर थी आपकी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन है, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और थी आपके उर्दू, कौन थी, उर्दू, और एक संस्कृत। ये आपकी 14 भाषाएं थी जो कि मूल संविधान में थी। मूल संविधान में पूछे मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो आपकी 14 भाषा थी। और कौन कौन सी थी, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी थी। तो थी आपकी कश्मीरी, कौन थी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और संस्कृत। ये 14 भाषाएं आपके मूल संविधान में थी। किसमें थी, मूल संविधान में। अगर हम 15वीं भाषा की बात करें, 15वीं भाषा कौन जोड़ी गई, 15वीं भाषा आपकी जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी, सिंधी। ये कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी 1967 में। कब, 1967 में। किस संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में ये आपकी जोड़ी गई थी। ठीक है, सिंधी भाषा 1967 में 21वें संविधान के तहत जोड़ी गई थी। अगर 71वें संविधान के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं गई सिंधी। इसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन से, मतलब 71वें संविधान संशोधन के तहत तो जोड़ी गई थी कब, 1992 में। 1992 में। उनको याद करने के लिए अब देखिए, जैसे नमक, कौन, नमक, इसे याद रखेंगे। नमक कब, 71वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ी गई। कौन कौन सी थी वो, एक थी आपकी नेपाली, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कितनी हो गई, 15 3 18। बची आपके 4 भाषा। तो यहाँ से देखिए 21 और 71 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 92। कितना, 92। यानी 92वें संविधान संशोधन। कब, 92वें संविधान संशोधन 2003 से कितनी भाषा जोड़ी गई, 4। उसे हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे एक हमारे महान क्रिकेटर है MSD, महेंद्र सिंह धोनी। क्या है ये अच्छे बैट्समैन हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ से उल्टा अगर से याद करें, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। तो यहाँ से हम लिख लें मैथिली, क्या, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये आपकी कौन सी भाषा थी, ये आपकी 4 भाषा थी जो कि जोड़ी गई। अब टोटल कितनी भाषा हो गई, टोटल आपकी 22 भाषा हो गई। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाषाओं के नाम को। तो कौन कौन से हो गए, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत। ये आपकी मूल संविधान में 14 भाषा थी। 15वीं भाषा सिंधी थी, जो कि कौन थी, सिंधी, जो कि 1967 में 21वें संविधान से जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद करने के लिए नमक याद कर लीजिए। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। इसको याद करने के लिए आप महेंद्र सिंह धोनी को याद रखिए। ठीक है, ये आपकी थी कितनी, 22 भाषाएं टोटल। तो आप, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो क्या क्या है, मणिपुरी है, नेपाली है, कोंकणी है, क्या अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है गेहूँ,
चना, मटर एवं चावल। तो रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल कौन सी है, जो अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, जैसे गेहूँ, चना, मटर हो गया, आलू हो गया, आलू हो गया, राई यानी सरसों हो गया, ये सब क्या है, रबी की फसल है। चावल जो है, चावल कब बोई जाते हैं, तो ये आपकी जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, जो कि एक किस मतलब जो जून जुलाई में बोई जाती है वो कौन सी फसल होती है, वो खरीफ की फसल होती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। खरीफ की फसल में कौन कौन से, चावल हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली, मक्का, ये सब किस में आते हैं, सब खरीफ के फसल में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है। ममता बियॉन्ड 2021 बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए दिया है जयंत घोष, ऑप्शन बी दिया है विनोद कन्नन, ऑप्शन सी दिया है जिशान ए लतीफ़, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर सब ममता बियॉन्ड पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये थे आपके जयंत घोष। जयंत घोष ने ममता बियॉन्ड पुस्तक लिखी है और यह किस पर आधारित है, जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्हीं पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले रोपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल ही में पहले ओपन रॉक्स संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए दिया है भोपाल, ऑप्शन बी दिया है जयपुर, ऑप्शन सी दिया है हैदराबाद, ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। ठीक है, तो बता दें कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो किया गया आपका हैदराबाद। इसमें क्या है, तो इसमें मतलब 35 प्रकार के चट्टानों के बारे में, यानी पत्थरों के बारे में मतलब अध्ययन कराया जाएगा। इस मतलब संग्रहालय में क्या होगा, इसमें 35 प्रकार के पत्थर या चट्टानों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। कितने प्रकार के, 35 प्रकार के चट्टानों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा या बताया जाएगा, बारे में अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है आपको लॉस्की, ऑप्शन बी दिया है प्लेटो, ऑप्शन सी दिया है अरस्तु, ऑप्शन डी दिया है रूसो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अगर से पूछे मतलब बात करें इस पर, तो एक कथन है आपका अरस्तु की, किसकी, अरस्तु की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से इन सब के बुक के बारे में बात करें, इसके बुक के बारे में, अगर से लास्की की बुक कौन सी है, इनकी बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर से प्लेटो की बुक के बारे में बात करें तो प्लेटो की बुक कौन सी है, यह थी आपकी रिपब्लिक। कौन थी, रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो की बुक है रिपब्लिक। अगर अरस्तु की बात करें तो इसकी है सिर्फ पॉलिटिक्स है, इनकी बुक है पॉलिटिक्स। ठीक है, और रूसो की बात करें तो इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। पूछा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है, तो कथन है आपका अरस्तु की। अगर इन सबके बुक के बारे में बात करें तो लास्की की बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, अरस्तु की बुक है पॉलिटिक्स और रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। ऑप्शन ए दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया नंदलाल बोस और ऑप्शन डी दिया है जैमिनी रॉय। ऑप्शन डी दिया है जैमिनी रॉय। तो भारत माता नाटक
भारत माता नामक प्रसिद्ध प्रिंटिंग के चित्रकार कौन थे? यह थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन ए दिया है कृषि, ऑप्शन बी दिया है व्यापार, ऑप्शन सी दिया है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या ऑप्शन डी दिया है बढ़ई गिरी। तो सिंधु घाटी सिंधु अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसकी ताकत थी क्या? व्यापार। अगर पूछे व्यापार कहाँ से करते थे तो व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से। कहाँ से? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया। अगर पूछे मेसोपोटामिया किस नदी किनारे स्थित है तो यह आपकी दजला फरात नदी किनारे। दजला फरात नदी किनारे कौन से शहर स्थित है? यह मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार। व्यापार अगर सिंधु घाटी के लोग व्यापार मतलब कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया से। मतलब किससे करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। और मेसोपोटामिया में अगर से मेसोपोटामिया के किस बंदरगाह से करते थे? सुतकांगे डोर से। किससे? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर से ये व्यापार करते थे। ठीक है, इससे व्यापार कर। सुतकांगे डोर के बारे में बात करते हैं, क्या थे? सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी स्थल थी। सबसे पश्चिमी स्थल थी। ठीक है, अभी इस पर कल ही बात हुआ था कि सबसे मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल और सबसे उत्तरी स्थल और सबसे दक्षिणी स्थल अगर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि सब सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? यह था आपका मांडा। कौन था? मांडा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर या लद्दाख। लद्दाख में पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, है लद्दाख में। किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर सबसे पूर्वी की बात करें, इसकी सबसे पूर्वी मतलब स्थल की बात करें तो ये कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, यह है आपका आलमगीरपुर। कहाँ है ये? आपके यूपी में। किस नदी किनारे है? ये आपके हिंडन नदी किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी स्थल की बात करते हैं आपका दैमाबाद। दैमाबाद ये कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? प्रवरा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? प्रवरा नदी किनारे। अब प्रवरा किसकी सहायक नदी? गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी? प्रवरा। ठीक है, और सबसे पश्चिमी स्थल तो बताएं कौन सा? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर ये सबसे पश्चिमी स्थल है। अगर से पूछे ये किस नदी किनारे है तो यह किस नदी किनारे है? दास नदी किनारे स्थित है। किसके? दास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार किसके कारण टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया आपका जीवाणु, ऑप्शन बी दिया है विषाणु, ऑप्शन सी दिया है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी दिया है कवक। ठीक है, तो अगर हम जीवाणु की बात करें, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो ये आपका हैजा, निमोनिया, कौन सा? हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, तपेदिक हो गया। कौन सा? तपेदिक। एक हो गया आपका टिटनेस। ये सब है जीवाणु से होने वाले रोग। अगर से विषाणु से बात करें तो यहाँ हो गया आपका एड्स हो गया। कौन सा? एड्स हो गया, रेबीज हो गया, ट्रेकोमा जो कि आँखों की बीमारी है। ये किससे संबंधित है? ये आपके विषाणु से। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका मलेरिया। क्या? मलेरिया, पेचिस, मलेरिया के बाद पेचिस, निद्रा रोग, ये सब किससे संबंधित है? ये सब प्रोटोजोआ से संबंधित हैं। अगर से कवक की बात करें, कवक से आपका गंजापन, दाद, खाज, खुजली, ये सब किससे हैं? ये सब कवक से हैं। दाद हो गया, खाज हो गया, ये सब कवक से हैं। ठीक है, और पूछा टाइफाइड, तो टाइफाइड भी आपके जीवाणु से होता है। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? ऑप्शन ए दिया हेमाटोइट, ऑप्शन बी दिया है बॉक्साइट, ऑप्शन सी दिया क्रायोलाइट, ऑप्शन सी दिया है कैल्साइट। अगर से हम इसके रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर होगा किसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। जैसे हेमाटाइट के रासायनिक सूत्र क्या हो गया? ये हो गया आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, ये हो गया आयरन ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन है? हाँ ऑक्सीजन है इसमें। अगर से बॉक्साइट की बात करें तो इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, इसमें भी ऑक्सीजन दिया हुआ है। अगर हम क्रायोलाइट की बात करें तो ये होता है Na3AlF6, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर सी सही होता है। और कैल्साइट के सूत्र की बात करें तो होता है आपका CaCO3, ठीक है। पूछा था कि निम्न से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन के लिए इसमें सबका रासायनिक सूत्र लिख दिया गया है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ऑप्शन ए दिया हेमेटाइट Fe2O3, इसमें ऑक्सीजन है। बॉक्साइट Al2O3, इसमें भी ऑक्सीजन है। Na3AlF6, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन ए दिया है 11, ऑप्शन बी दिया है 27, ऑप्शन सी दिया है 36, ऑप्शन डी दिया है 47। अगर से लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं पूछे तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। कितने हैं? 36 द्वीप समूह हैं। अगर से पूछे 36 में से कितने द्वीप समूह पर रहने लायक है, मतलब कहाँ जितने मतलब कितने पे मानव वहाँ पे रहते हैं, सब रहते हैं, तो उसमें 11 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं, द्वीप पर सब रहते हैं, ठीक है। अगर से लक्षद्वीप की अगर से भाषा की बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, तो यहाँ पर दो भाषाएं प्रचलित हैं। क्या? एक मलयालम है, एक मलयालम है, और एक है आपका माहे या माहल, इसे माहल भी कहा जाता है, ठीक है। मलयालम क्योंकि केरल में बोली जाती है, केरल के नज़दीक है, इसलिए यहाँ भी मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। और सबसे अधिक मतलब माहे किस जिले में? तो मिनिकॉय द्वीप पर। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर माहे भाषा है? तो मिनिकॉय द्वीप पर माहे भाषा बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन ए दिया है 1 बार, ऑप्शन बी दिया है 2 बार, ऑप्शन सी दिया है 3 बार, ऑप्शन डी दिया है 1 बार भी नहीं। तो बताइए कितनी बार संशोधन हुआ है? तो चलिए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन ए दिया है 1 बार, ऑप्शन बी दिया है 2 बार, ऑप्शन सी दिया है 3 बार, ऑप्शन डी दिया है 1 बार भी नहीं। तो हमारे प्रस्तावना के संविधान में तो 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? 1 बार। ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन था। कब? 1976 में। बस पूछे इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? कौन कौन से थे? वे थे आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द आपके जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन से? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से आपके 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर प्रस्तावना से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन की और बात करें तो यह एक प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसका कथन? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह किसका कथन है? यह किसका सब कथन है? तो पालकी वाला का कथन है। किसका? पालकी वाला। पालकी वाला का कथन क्या था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और एक कथन और है
तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आत्मा है, ये कथन किसका है? प्रस्तावना संविधान की कुंजी, प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आत्मा है। यह कथन किसका है? तो कथन है ठाकुरदास भार्गव का। किसका है? ठाकुरदास भार्गव जी का। ठाकुरदास भार्गव जी का कथन था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आत्मा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? विधानसभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? ऑप्शन ए दिया 23 जनवरी 1950, ऑप्शन बी दिया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी दिया है 24 जून 1950, ऑप्शन डी दिया है 24 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, और इस दिन और क्या होता है? इस दिन पहले मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर पूछे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? क्या राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? भारत के जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया है सिक्किम, ऑप्शन सी दिया है मेघालय और ऑप्शन डी दिया है हिमाचल प्रदेश। तो जीवमंडल नंदा देवी की बात कर रहे थे, कहाँ था आपका? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। अगर उत्तराखंड में और कौन कौन से है मतलब रिजर्व पार्क? यहाँ पर एक है राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, और अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है कंचनजंगा पूछे कहाँ पर है? कंचनजंगा कहाँ पर है? तो यह आपका सिक्किम में। अगर से मेघालय की बात करते हैं, यहाँ पर नोक्रेक अगर पूछे नोक्रेक कहाँ स्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में। और एक है खीर गंगा, ये भी आपका कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक बार और देख लेते हैं, भारत के जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन ए दिया उत्तराखंड, जो कि नंदा देवी कहाँ से? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में और कौन कौन से हैं? तो राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट का पहले क्या नाम था? तो पहले नाम था क्या? हेली नेशनल पार्क, और बाद में से अब मतलब वर्तमान में क्या कर दिया गया? तो वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कंचनजंगा है, मेघालय में नोक्रेक है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली और खीर गंगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए दिया 56, ऑप्शन बी दिया 61, ऑप्शन बी दिया 100, ऑप्शन डी दिया है 74। अगर हम संघ सूची की बात करें, संघ सूची भारत के मतलब संविधान की किस अनुसूची में बताया गया? तो अनुसूची कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में क्या बताया है? इसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया। कौन कौन सूची है आपकी? एक है संघ सूची है, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। अगर पूछे संघ सूची में कितने विषय बताया गया है? तो संघ सूची में 100 विषय बताया गया है। और राज्य सूची में कितने विषय बताया गया है? तो इसमें 61 विषय बताया गया है। और समवर्ती सूची में कितने विषय को? तो 52 विषय को समवर्ती सूची में बताया गया। ठीक है, अगर संघ अनुसूची की बात करें, तभी अनुसूची के बारे में कल ही बताए थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये 7वीं अनुसूची थी, इसमें संघ के बारे में बताया गया है। देख लीजिए, अगर से पहली अनुसूची में बात करें तो इसमें क्या था आपका? राज्य प्लस
यूटी के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या थी आपकी, दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्ता था, वेतन से रिलेटेड था। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये किससे संबंधित थी, ये आपका शपथ से था, इससे शपथ से, ठीक है। और चौथी अनुसूची की बात करें ये आपकी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा संबंधित था, राज्यसभा में सीट बंटवारे, राज्यसभा में सीट बंटवारा संबंधित है। अगर से पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो ये किससे संबंधित थी, ये आपकी SC एवं ST से थी, SC एवं ST से संबंधित थे। कौन सी, पाँचवीं अनुसूची। और छठवीं अनुसूची की बात करें, छठवीं अनुसूची किससे संबंधित थे, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से संबंधित थे। कौन कौन से राज्य थे, तो ये था आपका असम था एक, और एक था त्रिपुरा, एक था मिजोरम और एक था मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है। और सातवीं अनुसूची आपकी थी सूचियों से संबंधित है, जिसमें 3 सूची के बारे में बताया गया है। कितने, 3 सूची के बारे में बताया गया। कौन कौन से हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर से हम 8वीं अनुसूची की बात करें, इसकी 8वीं अनुसूची की तो ये थी आपकी किससे, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 22 भाषाओं से संबंधित है। इससे 22 भाषाओं से संबंधित है, 22 भाषा संबंधित 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची से है आपकी भूमि सुधार से है, भूमि सुधार से है। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची आपका दल बदल। 11वीं किससे संबंधित है, 11वीं नगर पंचायत। और 12वीं किससे संबंधित है, तो 12वीं आपकी नगर निगम से। इससे यहाँ लिख लेते हैं 12वीं किसी है, नगर निगम से, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम से। जय किससे संबंधित है, 12वीं अनुसूची आपकी, 12वीं अनुसूची आपकी नगर निगम से, नगर निगम, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। कितने हैं, 100 विषय। राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। और अगर अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है, आपकी राज्य एवं यूटी से संबंधित, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारा संबंधित है। 5वीं अनुसूची SC एवं ST के बारे में बताया गया। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और 7वीं अनुसूची की बात करें तो आपकी सूचियों के बारे में, जिसमें 3 सूचियों को बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया है। और 8वीं अनुसूची की बात करें इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि मैं इसके पहले क्वेश्चन में बात किए हैं, 2-3 क्वेश्चन पहले था, उसमें 22 भाषाओं के बारे में बात किए हैं। और 9वीं अनुसूची की बात करते थी आपकी भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची दल बदल से थी। 11वीं अनुसूची नगर पंचायत से थी। और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख रहे थे, इसका आंसर क्या था, संघ सूची में कितने विषय, संघ सूची में ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है, 100 विषय थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकैया बेगम का शीश महल कहाँ पर स्थित है। सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकैया बेगम का शीश महल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया है आगरा, ऑप्शन बी दिया है फतेहाबाद, ऑप्शन सी दिया है फिरोजाबाद, ऑप्शन डी दिया है फतेहपुर सिकरी। अगर से रानी रुकैया बेगम की बात करें तो ये कौन थी, इनकी चचेरी बहन लगती थी। कौन थी, चचेरी बहन। अगर पूछे किसकी मतलब लड़की थी तो हिंदाल मिर्जा की लड़की थी। किसकी, हिंदाल मिर्जा की बेटी थी। हिंदाल मिर्जा की बेटी थी, क्या थी, बेटी थी। कौन, रुकैया बेगम। अगर से उनके शीश महल की बात करते हैं आपके फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए दिया आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन बी दिया है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी दिया है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी दिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका है कितना, 2,40,928
2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर से 3,42,000 की बात करते हैं, ये किसका है? यह है राजस्थान का। किसका? राजस्थान का, जो कि सबसे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बात करें सबसे बड़ा मतलब राज्य है। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर है आपका मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, जिसका है 3,08,000। कौन सा? 3,08,000। और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र, और चौथे पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर डी सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा की है? निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा की है? ऑप्शन ए दिया है आपका पंचतंत्र, ऑप्शन बी दिया हुमायूं नामा, ऑप्शन सी दिया है यामा, ऑप्शन डी दिया है ऑप्शन डी दिया है अर्थशास्त्र। तो विष्णु शर्मा की पुस्तक की बात करें तो कौन सी थी? पंचतंत्र। हुमायूं नामा किसकी है? तो यह आपकी गुलबदन बेगम की है। गुलबदन बेगम। ठीक है, अगर से यामा किसकी? तो महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की पुस्तक कौन सी है? तो यामा है। अर्थशास्त्र की बात करें तो यह आपकी चाणक्य की। किसकी? चाणक्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है, जो कि पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? पहले बात कर लेते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में। पूछे शास्त्रीय भाषा कितने हैं? ठीक, शास्त्रीय भाषा कितने हैं? शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो यह है आपकी 6। क्योंकि इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब ये याद रहेगा तभी हम पता कर सकते हैं कौन सी इसमें से नहीं है। तो कौन कौन सी हैं? अगर सब शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? तो ये आपका तमिल है, संस्कृत है, तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये आप शास्त्रीय भाषा हैं। कौन से? शास्त्रीय भाषा, जो कि 6 भाषा हैं। कौन कौन से? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये 6 आपके शास्त्रीय भाषा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें तमिल दिया है, संस्कृत दिया है, हिंदी दिया है और कन्नड़ दिया है। तो हमारा शास्त्रीय भाषा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा, जो कि हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। संस्कृत भी है, तमिल भी है और कन्नड़ भी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले मतलब प्रैक्टिस सेट में। तो अगर से सेशन आपको अच्छा लग रहा हो या प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहे हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और चलिए तब ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।